हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भौतिक बुरखत्रिया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। तो आज के दिन पे आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी चार्ट पे तो हम सभी सोल्व करेंगे आपके। कोई भी आप चैट पे लिख सकते हो हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन विजिबल हो और हम चार्ट देख पाए। होप तो आप सबको चार्ट आई थिंक दिख रहे होंगे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो बात करके सबसे पहले हम पहले इंडाइसिस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपके स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। उसका रीज़न क्या है पता है कि जो भी मूवमेंट आता है वो कंपेयर टू इंडाइसिस क्या आता है। जैसे कि निफ्टी अप ट्रेंड में होगा तो हाई चांसेस है कि बाकी सभी स्टॉकों में अपसाइड का मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडाइसिस समझेंगे कौन से लेवल पे और यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद पर्टिकुलर स्टॉक वाइज हम आपकी क्वेरी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर पहले हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में ये एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट 5-6 मंथ में कि निफ्टी कंटिन्यू 5 महीने तक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ने फरवरी, ये पांचों मंथ में निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी और उसके बाद वापस यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये क्या, इसके पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसे कंटिन्यू 5 मंथ तक सेलिंग हमें लास्ट कई सालों तक देखने को नहीं मिलती। 2000 के पहले के सालों में यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये कोइंसिडेंस। बट अभी जो रिसेंट हुआ है ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। आप पे जो भी न्यू इन्वेस्टर थे या तो कोई ने मिस कर दी थी, तो यहाँ से ये लेवल से उसने अच्छे खासे यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का चांस मिला था ये जनवरी फरवरी के डीप में। तो आपको ऐसे डीप में क्या करना है, अपने म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा टॉप अप बढ़ा देना है और अपने एसआईपी तो चालू ही रखना है। क्या कि अगर लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू हो तो ऐसे डीप में ही आपका जो आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ आपके म्यूचुअल फंड यूनिट हो गए वो यहाँ पे ही अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। अभी बात करते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप बात करें तो दिख रहा है कि ये जो शेक आउट हुआ था कौन से दिन पे, जो 7 अप्रैल को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमने टेरिफ का न्यूज आई थी, तो वहां से लेके नॉन स्टॉप एक रैली स्टार्ट हुई। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, जब भी खराब न्यूज मार्केट में आती है वही बेस्ट टाइम होता है आप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एडअप करने के लिए। अगर आप अच्छे ऑल टाइम हाई पे अगर कुछ बाइंग करोगे तो उसके चांसेस ज्यादा है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस आपका थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब लॉस, एम टू एम लॉस में दिखा है। बट जब भी आप डाउन ट्रेंड में हो वहां पे अच्छा खासा आपको बॉटम मिले, तभी आपको हाई चांसेस है कि वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आपको बाय करना है। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए हमें मोमेंटम का यूज करना है, वो भी हम आगे देखेंगे कभी मोमेंटम किस तरफ है। तो यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर चालू कर रहा हूँ ईएमए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सभी ईएमए जो यहाँ पे 3 ईएमए है, 20, 50 एंड 100, तीनों ईएमए के ऊपर मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम क्लोजिंग दी थी लास्ट वीक में, अप्रैल के मंथ में। और वहां से लास्ट 4 वीक से कंटिन्यू अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड में ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे डेली टाइम्स की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि गैप के साथ मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक अप ट्रेंड की एक यहाँ पे दिख रहा है कि चैनल को फॉलो कर रहा है। तो ये चैनल में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। दिख रहा है कि जब भी यहाँ चैनल के बॉटम पे आ रहा है वहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड का व्यू मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, मैं डेली, जैसे कि आप सबको पता है कि डेली हम मॉर्निंग रिपोर्ट देते हैं, उसमें भी आपको बताया था कि ये मार्केट है बाय ऑन डीप वाला। मतलब इंट्राडे में कोई भी आपको अगर ट्रेड्स पर फाइंड करना है तो आपको बाय ऑन डीप वाली स्ट्रेटजी यूज करनी है। और यहाँ पे आपको ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, एक मार्केट में एक सिंपल रूल है, ट्रेंड जो भी तरफ होगा उसी तरफ के डायरेक्शन में आपको ट्रेड फाइंड करना है। आपको अपना ऐसा नहीं करना कि मार्केट इतना ऊपर चल गया तो यहाँ से मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड फाइंड करूँ। शॉर्ट करने के लिए आपको वेट करना है कि मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे, तभी तो आपको पता चलेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में और यहाँ से डाउन साइड। क्योंकि जब तक देखो मार्केट में एक कहावत है कि
जो ओवरबोट चीज होती है वो ऊपर जाने के चांसेस हाई होता है, और जो गिरता हुआ स्टॉक होगा वो गिरने में भी इतना ज्यादा गिरेगा। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाऊंगा स्टॉक वाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी अभी धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की अपनी एक रेस में स्टार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी यहाँ से ऑल टाइम हाई कितना दूर है, ऑलमोस्ट यहाँ से ओनली 5% दूर है अपना ऑल टाइम हाई से निफ्टी। तो एक बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में एक दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे 3 मंथ ही सिर्फ रेट थे। इसका मतलब क्या था, यहाँ पे कंपेयर टू निफ्टी ये इसमें कम सेलिंग थी। तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे देखनी थी तो वो थी बैंकिंग स्टॉक्स में। तो आपको ये चीज एक इंडाइसिस से ज्यादा पता चल जाता है। अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाऊं, कोई चीज अगर खराब हो गई तो उसके गिरने के चांस ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी कंपेयर टू निफ्टी, तो इसने लेस गिरावट दिखाई। सिर्फ 3 महीने कंटिन्यू रेट था, बट वहां पे अगर निफ्टी का चार्ट हमने देखा था, वहां पे क्या देखने को मिला कि वहां पे कंटिन्यू लास्ट 5 मंथ तक हमें गिरावट देखने को मिली थी। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे देख सकते हो कि बॉटम से ऑलमोस्ट 17% की रैली यहाँ पे दिखाई है बैंक निफ्टी ने। और ऑलरेडी अभी भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको आप सबको पता होगा कि ये बुलिश पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा ये लेवल का, यहाँ पे मैं आपको लेवल भी मार्क करके देता हूँ। ये वाला लेवल कौन सा है, 56,000 राउंड नंबर है। इसके ऊपर अगर मोमेंटम आया तो वापस से 60,000 तक भी बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंच सकती है। ये जो अच्छा खासा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये है बुलिश स्ट्रक्चर है यहाँ पे बैंकिंग। तो यहाँ से अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा फोकस करना है। अगर बात करें यहाँ पे फाइनेंस की, फाइनेंस सेक्टर भी सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह ही मूव करता है मेजोरिटी, क्योंकि इसमें जो स्टॉक्स दोनों में है वो दोनों में मेजोरिटी सेम स्टॉक्स से वो बना हुआ है। तो यहाँ पे भी ये भी ऑल टाइम हाई पे है, और इसमें भी अच्छा खासा वीसीपी का फॉर्मेशन दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा 26,560 का, तो उसके बाद ये भी ऊपर जाने के चांस इसके ज्यादा है। अभी आ जाता है मेन क्वेश्चन पे, आपके स्टॉक रिलेटेड डाउट से। तो सबसे पहले यहाँ पे मनीष गहलोत जी ने लिखा है कि एक्साइड इंडस्ट्री में क्या करना है। तो एक्साइड का अगर चार्ट देखे तो सबसे पहले आपको एक्साइड का पता होना चाहिए, एक्साइड कौन से सेक्टर में काम करती है और कौन सा इसका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ एक्साइड की, यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर डाल देता हूँ तो आपको ज्यादा पता चलेगा। चलो, तो एक साइड की बात करें तो एक साइड है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चर में पहला नाम आता है एक साइड का, उसके बाद अमर राजा बैटरी है। तो यहाँ पे बात करें, ये अच्छे खासे लेवल पे अभी यहाँ पे दिख रहा है। अभी अगर मैं इसके टॉप से मैं बात करूँ, टॉप से कंटिन्यू इसने कितना गिरावट दिया था अपने हाई से, ये 46% का करेक्शन दिखा चुका है। और उसके बाद ये मंथ में अच्छी खासी क्लोजिंग दिखा रहा है। तो ये है बाय ऑन डिप वाला स्टॉक। यहाँ से अगर कोई भी गिरावट मिले 380 तक, 375 तक, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये लेवल पे भी बाय करने के लिए अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपके अगर ऐड करना हो तो ये लेवल पे एक साइड में अच्छा खासा व्यू यहाँ पे अप ट्रेंड में हमारा यहाँ से दिख रहा है। एक साइड एक फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है, और इसके फ्यूचर वाइज देखे तो इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा दिख रहा है एक्साइड इंडस्ट्री का। तो ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं डोम्स। एक बंदे ने पूछा डोम्स का क्या व्यू है। तो डोम्स आपको सबको पता है कि रिसेंटली डोम्स का आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ऑलरेडी किसने यहाँ पे 154% की रैली दिखा चुकी है डोम्स इंडस्ट्री ने। और डोम्स इंडस्ट्री स्टेशनरी से लेके बहुत सारी इसकी सब कैटेगरी में इसका वर्क है, तो इसका फ्यूचर वाइज अच्छा है। बट अगर चार्ट की बात करें तो ये लेवल पे बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज यहाँ पे हमें दिख सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट अगर हमें ट्रेड करना है तो 3000 के ऊपर ही हमें ट्रेड करना है। 3000 के ऊपर अगर ये गया तो वहां से वापस हमें 10-15% का क्विक मूव देखने को मिल सकता है। बट
ऐसे बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा रिस्की दिखेगा अगर इसने अपना जो 2500 का ये लेवल ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे डाउन साइड के साइड का भी मूव आ सकता है। तो डोम्स में भी ये आपका एक नजर रहनी चाहिए। इसके कंपेयर में दूसरे अच्छे खासे आपको सेक्टर वाइज और अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा प्रीफर करना चाहिए ट्रेडिंग का, क्योंकि ये सेक्टर ने ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दिखा चुका है डोम्स इंडस्ट्री ने। यहाँ पे आपकी बाइंग की बात करें तो ये ब्रेकआउट आप ट्रेड कर सकते थे 1600 के प्राइस तक, बट उसके बाद 1600 से 2600 का इसने रिले दिखा चुकी है डोम्स ने। उसके बाद अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, एक बंदे ने पूछा बीईएल, तो मैं आपको सब बीईएल एचएल सभी कोचिंग शिपयार्ड सभी का आपको मैं एक साथ व्यू बता देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे दिख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट मिला है और वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट क्लोजिंग मिल चुकी है। तो यहाँ पे एज अ ट्रेडर ये हमारे लिए अच्छा जोन है ट्रेडिंग करने के लिए, इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं, बट एज अ इन्वेस्टर ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा वेट करो, वापस ये 300 तक का लेवल मिलेगा, 340 50 तक का, तो वहां पे आप बाय करो। ये लेवल पे बाइंग जोन नहीं रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, किसी भी एक दिन आएगा तो अच्छा खासा एक दिन में 3-4% की गिरावट मिल जाएगी, तो आपका बाइंग प्रेस के नीचे इसमें मिल सकता है। तो आपको वेट करना है इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होके नीचे आने का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यू लास्ट 5 दिन में 20-25% का यहाँ पे रैली आ चुका है बीईएल में। इसके बाद बात करते हैं लुपिन फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। और लुपिन में लास्ट कितने दिनों से अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ लुपिन लास्ट कितने वीक से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है ऑल टाइम हाई के लेवल पे, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है लुपिन, बट इसमें भी सिंपल एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करो, या तो अपने अलर्ट रख दो अपने, हमारे आईएसएल ब्रोकर में ये सिस्टम भी आपको मिल जाएगी, या तो जीटीडी ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। अगर लुपिन को बाय करना है तो 2150 के ऊपर ही आप बाय करो, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे कंटिन्यू 3 बार आप देख सकते हो कि एक बार यहाँ से गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरा। अगर ये फोर्थ अटेम्प्ट में अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया तो यहाँ पे डाउन साइड के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा सप्लाई यहाँ पे होगी तो यहाँ से सप्लाई आने के बाद ये वापस 1700-1800 के लेवल लुपिन में हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ वाइज अपसाइड में पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, बट इसके अपसाइड का मूव आपको कैप्चर करना है तो 2150 के ऊपर ही आप बाई साइड का यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर सकते हो। लुपिन में अगर बात करूँ यहाँ पे फार्मा सेक्टर में, तो फार्मा सेक्टर से छोड़कर आप दूसरे सेक्टर में अच्छी स्ट्रेंथ है, जैसे कि बैंकिंग हो गई, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट हो गया, ये सभी स्टॉकों में अच्छे खासे मोमेंटम मिल सकते हैं आपको, तो वो सेक्टर ट्रेड करने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कुछ भी चार्ट में खराबी नहीं है आपका, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा है तो ये आप होल्ड कर सकते हो इसको। अगर बेच लॉन्ग टर्म में इसमें बेरिशनेस कब दिखने को मिलेगी, 1800 के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कोई भी मिले तो वहां से बेरिश ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल में आपको सबको पता होगा रिसेंटली अच्छे खासे यहाँ पे कंपनी में डेवलपमेंट हुए है, तो इसलिए ऑल टाइम हाई सबसे ज्यादा पहले इसने ही दिया था निफ्टी 50 कंपनी में। अगर बात करें निफ्टी 50 जब बेरिश थी तब ये स्टॉक ने स्ट्रेंथ में खड़ी रही थी, उसके बाद वहां से अपना ऑल टाइम हाई फॉर्म किया था करीबन लास्ट अप्रैल मंथ में। बट अभी के लेवल पे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, 1700-1600 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे हाई पे जाके यहाँ पे अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है विद वॉल्यूम्स, तो कल के दिन पे अच्छे खासे वॉल्यूम से ये गिरा भी था, तो जब तक ये 1890 के ऊपर नहीं जाता भारतीय एयरटेल में स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये सेल ऑन राइज वाला यहाँ से स्टॉक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेल सिग्नल, अगर हम बात करें तो अपना जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था उसको ऑलरेडी ये स्टॉक ने ब्रेक कर चुका है और उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो भारतीय एयरटेल में यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी बात करें यहाँ पे एसआरएफ की, एसआरएफ केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और ये स्टॉक जाना जाता है अपने लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन के लिए। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन यहाँ पे देख सकता है कि 2021 से लेके स्टॉक ने 2025 तक जीरो रिटर्न दिया है, प्लस इसने गिरावट भी नहीं दिखाई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक में कोई अपना जो बड़े इन्वेस्टर है वो एग्जिट भी नहीं ले रहे, बट बाइंग भी इसमें नहीं कर रहे। इसका रीजन क्या है, स्टॉक का रिजल्ट। यहाँ पे स्टॉक ने हाई जब बनाया था तब तो उसने फ्यूचर का भी प्राइस को इसने टेक इन कर लिया था,
मतलब इस क्वार्टर में अच्छे खासा रिजल्ट भी आया, फिर भी इसमें अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे इस एसआरएफ में फ्रेश बाइंग की मैं एडवाइस आपको नहीं दूंगा। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में तो इसको आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसमें फ्रेश बैंक क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसमें देखो लास्ट 5-6 दिनों से 2 वीक से यहाँ पे अच्छी कोई स्ट्रेंथ दिखने को नहीं मिल रही, प्लस बल्कि यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आपके 2800 के नीचे इसमें एसआरएफ में स्टॉक का मूव किया तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल वापस हमें देखने को मिल सकता है एसआरएफ में। तो केमिकल सेक्टर में एसआरएफ अच्छा खासा लीडिंग मतलब एक लीडर है एसआरएफ, बट अभी के लेवल पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे बाइंग हम देख नहीं सकते एसआरएफ में। इसके बाद बात करते हैं केम्स। तो केम्स की बात करें तो आप सबको पता है कि केम्स एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आता है। इसमें अच्छे खासे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है। तो केम्स में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट लेवल पे अगर आपको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी ईएम के ऊपर परफेक्ट क्लोजिंग दिया है केम्स ने। तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो ये लेवल पे बाय कर सकते हो केम्स इंडस्ट्री को। केम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सभी स्टॉक कैपिटल मार्केट रिलेटेड है। सब में अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ से आने वाले कुछ मंथ तक देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा अपट्रेंड में था और वहां से थोड़ा सा स्टॉक ने करेक्शन दिया था, बट इज अ पार्ट ऑफ गेम। स्टॉक मार्केट में हायर मतलब एक हाई लो करके ही स्टॉक ऊपर जाता है। कंटिन्यू हाई जाने के लिए स्टॉक कोई भी बना नहीं होता। उसमें अगर स्टॉक 3000 गया तो वहां से वापस 2800 आएगा, 2800 3200 जाएगा, ऐसे करके स्टॉक में मूवमेंट आती है। तो ये लेवल अच्छे खासे लेवल पे इसको अपने अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है तो इसमें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे खासे यहाँ से अपसाइड का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर की बात करें तो मैं डिफेंस यहाँ पे डिफेंस का पूरा इंडेक्सेस ओपन कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा आराम से। निफ्टी डिफेंस, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, निफ्टी डिफेंस ने अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है कल के दिन पे, फ्रेश ऑल टाइम हाई। यहाँ पे प्रीवियस जब ब्रेकआउट हुआ था 7200 का, वहां से 8300 तक की रैली कंटिन्यू मिली है। लास्ट अगर बात करें तो 22% का मूव एमओ डिफेंस ने दिखा निफ्टी डिफेंस ने दिखाया है। तो अगर किसी ने स्टॉक किसी को लगता है कि मुझे स्टॉक परचेस नहीं करना है तो वो लोग डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ बाय कर सकते थे। तो उसने भी अच्छा खासा 22% का रिटर्न यहाँ पे दिखाया है निफ्टी डिफेंस ने। इसके बाद हिटाची एनर्जी, यहाँ पे हिटाची एनर्जी की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक स्लाइटली रेजिस्टेंस पे दिख रहा है हमें। मैंने मार्क किया मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे बाय करने के लिए कहाँ कब करेंगे, अगर आपको बाय करना है तो वापस 17,000 का जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग दी स्टॉक ने, तो वहां से हम बाय कर सकते हैं। बट ये फ्रेश लेवल यहाँ पे बाय करने के लिए इंडिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। और यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाऊंगा तो आपको दिख रहा है कि स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉक में आने वाले दिनों में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो अभी फ्रेश बाइंग के लिए ये लेवल अच्छा नहीं है हिटाची एनर्जी के लिए, क्योंकि अपने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है और वहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस वॉल्यूम के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है स्टॉक ने। ओके, संवर्धन की बात करते हैं। तो संवर्धन मदरसन की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑटो सेक्टर, ऑटो पार्ट्स बनाती है कंपनी और परफेक्ट लेवल पे है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अगर मैं बात करूँ तो ये आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी सभी इंडाइसिस को, मतलब निफ्टी ऑटो को आने वाले कुछ समय के लिए। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर भी बन रहा है ये पूरा पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है मदरसन में। तो अपने पोर्टफोलियो में 140 141 के आसपास भी मिले तो ये पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट पिक रहेगा आने वाले कुछ मंथ के लिए। यहाँ से कंटिन्यू में बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में भी 170 का लेवल आने वाले 2-3 मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब 17-18% का यहाँ पे रिटर्न आपको ये स्टॉक बना के दे सकता है। और मंथली टाइम फ्रेम भी ये अपने एक मेजर सपोर्ट जोन पे था। अगर मैं बात करूँ 2018 में जो प्राइस था वही प्राइस पे आपको मिल रहा था रिसेंटली। तो ये लेवल पे अगर आपने बाय किया होगा तो आपको अच्छा खासा गेन अभी आपको देखने को मिल सकता है। एबीबी की बात करें, एबीबी भी सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ये स्टॉक में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा
क्योंकि रिसेंटली जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको अगर ट्रेड भी लेना है तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आपको ये स्टॉप लॉस रखना है 10 से 11% का, तब जाके इसमें अगर मूवमेंट आया तो आपको ऑल टाइम हाई तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट विदाउट स्टॉप लॉस ये स्टॉक को ट्रेड मत करना, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में हमें दिख रहा है और इसने जो रिकवरी दिया है वो इतनी मोमेंटम वाली रिकवरी नहीं है। अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखने को नहीं मिली। यहाँ पे देख सकते हो कि ये 8% की कैंडल थी, यहाँ पे 10% की कैंडल थी, बट यहाँ पे देख सकते हो ये सिर्फ 1% की कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, मतलब इसमें वीकनेस है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका अर्निंग पर शेयर जो मार्च 2025 का आया है उसमें भी कम होकर आया है, ओनली 22 रुपये आया है, इसके पहले 25 रुपये था, मतलब 3 रुपये का ड्रॉप ईपीएस में देखने को मिला है और इसके सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली है। तो सेल्स भी कम हो गई, इसकी अर्निंग पर शेयर भी कम हो गई। तो ये स्टॉक में आपको थोड़ा सा कोशियस रह के ट्रेड करना है। बट टेक्निकली बात करें तो ये ब्रेकआउट के लेवल पे आने वाले दिनों में इसमें भी थोड़े से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। यस, भारतीय एयरटेल में ये जो वॉल्यूम आया है ये नॉर्मल वॉल्यूम नहीं था, ये ऑल टाइम मतलब 100 मिलियन शेयर्स की यहाँ पे बायर सेल हुआ है, तो इसमें बल्क डील हुई होगी, ये कंफर्म है। बट इसका रीजन ये, मैं टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकली इसमें पूरा यहाँ पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव व्यू हमारा बरकरार रहेगा आने वाले कुछ दिन में। ये बाई वाला स्टॉक बाई टेक्निकली हमें देखने को नहीं मिल रहा, ऑल टाइम हाई पे है और इसमें अच्छे खासे ब्रेकडाउन के सिग्नल भी दिख रहा है। अपनी जो मूविंग एवरेज होती है शॉर्ट टर्म के लिए 20 EMA 10 EMA उसको भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। यहाँ पे हम EMA भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं कौन सी है, 9 और 20, यस 10 और 20 EMA को भी स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो इसको बाय की साइड हम नहीं देखेंगे। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में वीकनेस बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो निफ्टी ने जो रिकवरी दिया है उसके कंपेयर ने ये स्टॉक ने रिकवरी नहीं दिया है, इसको हम बाई साइड के लिए नहीं देख सकते आने वाले दिनों में। और यहाँ से गिरावट अगर देखने को मिलेगी जब तक ये 469 के लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। ये लेवल हमने ऑलरेडी हमारे ग्रुप में भी डाल चुका है कि अगर हिंदुस्तान जिंक में मोमेंटम लाना है तो उसको 477 के ऊपर क्लोजिंग मिले तभी इसमें बाई साइड का व्यू रखना, तब तक ये सेल ऑन राइज वाला स्टॉक रहेगा। क्योंकि ये जो रिकवरी है, रिकवरी यहाँ पे हमें अच्छे खासे दिख नहीं रही, वीकनेस चार्ट में दिख रही है। तो हिंदुस्तान जिंक में थोड़ा सा नजर रखना कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया 425 के नीचे तो आने वाले दिन में 400 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इसने लॉन्ग साइड भी यहाँ पे मार्क करे तो यहाँ पे हम अलर्ट रख देते हैं। इसके ऊपर गया 446 के ऊपर तो वापस इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है 470 वहां तक का आपका टारगेट हो सकता है। तो ये कितना परसेंट का मूव होगा, यहाँ पे 5% का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तब 446 के ऊपर। अच्छा भाई, हमारे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की एक ने पूछा है कि वोडाफोन आइडिया क्या टेक्निकली कहता है, उसमें हम टेक्निकली प्लस फंडामेंटल भी समझेंगे कि वोडाफोन आइडिया में क्या हो रहा है। देखो वोडाफोन आइडिया में अभी जो एक गिरावट देखने को मिल रही है ये क्लियर रीजन है कि प्रमोटर सेल कर रहे हैं यहाँ पे और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें एग्जिट ले रहे हैं। वो हमें कहाँ से दिख रहा है, वो हमें चार्ट पे तो दिख ही रहा है कि ये जो गिरावट दिख रही है इसका रीजन है कोई बड़े लोग यहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे बाय ऑन यहाँ पे कोई भी टेक्निकली स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, तो इसके लिए हमें समझना होगा इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको इसके तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात करें, इसका यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्या है इस कंपनी में, कंपनी की यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो बोरोविंग्स है यहाँ पे कहाँ पे दिखेगी आपको, ये रही, ये बोरोविंग 14,000 करोड़ से बढ़ के आज के 2.5 लाख करोड़ की बोरोविंग स्टॉक कंपनी ने ले चुका है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 2 लाख करोड़ की है, तो इसका इंटरेस्ट जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का वो इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है। तो ये कंपनी नेट प्रॉफिटेबल रहना थोड़ा सा इसको आने वाले समय में प्रॉब्लम रहेगा, प्लस इसके ऊपर बहुत सारे कर्जे भी है, तो वो सब पे करने के लिए मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको व्यू नहीं रहेगा हमारा। इसके कंपेयर में दूसरे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं तो वो स्टॉक पे आप अपनी नजर रख सकते हो। प्लस यहाँ पे देख सकते हो कि
यहाँ पे प्रमोटर ने 75% स्टेक था 2022 में, अभी वो कम होकर 25% हो गया है, क्योंकि इसमें अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ था, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक गवर्नमेंट को दे दिए। यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने 22% का स्टेक बढ़ा के 49% का स्टेक ले लिया है। यहाँ पे देख सकते हो एफ आई भी 10% से कम होकर 6% पे आ गई है रिसेंट क्वार्टर में। ये अप्रैल 2025 का लेटेस्ट अपडेट है। एफ आई एग्जिट ले रहे हैं, डी आई एग्जिट ले रहे हैं, प्रमोटर यहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं। यहाँ पे बाइंग कौन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। पब्लिक में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 20% बढ़ के वो 23% तक चला गया है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे देख लो, 29 लाख लोगों के पास था 2022 में, और आज वो बढ़ के 60 लाख लोगों पे हो गया। मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्लियरली दिख रहा है। तो ये स्टॉक में आप अपनी नजर बना के, मतलब अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना हो तो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो का 5-6% या 2-5% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट इसमें ज्यादा पैसे डाल लो मत, क्योंकि ये स्टॉक में अगर ये कुछ भी खराबी होगी तो आने वाले दिनों में और 5-4-5 रुपए तक आ सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कोशिश रहने की जरूरत है। टेक्निकली भी वीक दिख रहा है ये चार्ट। इसके बाद मेड प्लस की बात करें तो मेड प्लस ने रिसेंटली अपना ब्रेकआउट दिया है और 52 वीक हाई प्रोबेबली बने। यस, यहाँ पे देख सकते हो कि 52 वीक हाई स्टॉक ने बनाया है, 1 ईयर हाई। तो ये स्टॉक हमने, अगर आपको बात करें तो ये हमने 835 ये 830 पे लास्ट फ्राइडे के दिन ही सजेस्ट किया था, और सेम डे पे इंट्राडे पे हमने 8% का गेन कैप्चर किया है। हमारे ग्रुप में आप सबको पता होगा मेड प्लस हमने दिया था। तो यहाँ पे अच्छा खासा क्या दिख रही है हमें, आने वाले दिनों में अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो वापस अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल है उसको भी स्टॉक ब्रेक कर सकता है। और ये बाय ऑन डिप वाला चार्ट है, टेक्निकली और सेक्टर वाइज भी ये अच्छा दिख रहा है। तो ये स्टॉक में आपकी नजर होनी चाहिए अपने। अगर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो वापस अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तो ये दिया है, मतलब प्रीवियस टारगेट आपका होगा 9,978 का। तो ये स्टॉक आराम से इजीली इसके पास पोटेंशियल है कि ये लेवल आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 10% का मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 822 तक 22 का, और टारगेट रहेगा 978। ऑलरेडी आप अगर लेट हो चुके हो, हमने तो ये स्टॉक 845 830 के लेवल पे ही हमने कैप्चर किया है ग्रुप में। उसके बाद मैजडॉक की बात करें, मैजडॉक अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये स्टॉक कंपेयर टू ऑल डिफेंसिव स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया है। उसका रीजन क्या है कि इसमें जो गिरावट हुई थी वो सबसे कम गिरावट थी। आपको समझना क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ करके कॉन्सेप्ट आता है। अगर निफ्टी 10% गिरी है अपने ऑल टाइम हाई से, तो दूसरे कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें कम से कम गिरावट देखने को मिली है? तो उसमें से ये वन ऑफ द स्टॉक मैजडॉक स्टॉक आता है। और अगर डिफेंस की भी बात करें तो डिफेंस सेक्टर में सबसे कम गिरावट में मैजडॉक स्टॉक आया था। तो ये स्टॉक में जैसे कि दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई, अभी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो इसमें भी यहाँ पे बाइंग जोन था हमारा 3,000 के आसपास, अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल था। तो वहां से 3,500 तक का व्यू हमने यहाँ पे हमारा ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट अचीव होने वाला है। ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट हुआ था। तो इसमें जब मोमेंटम आया वो तेज मोमेंटम था, और कल के दिन पे 10% की क्लोजिंग स्टॉक ने दिया था। ओके, सेक्टर की बात कर लेते हैं। भारत फोर्स का हम कर लेंगे पहले, बट इतना सारा आप स्विम मत करो। हम पहले बात करते हैं सेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेक्टर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सेक्टर की वॉच लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाएगा आने वाले दिनों में, वो 2-3 सेक्टर की मैं यहाँ पे देख सकते हो। पीएसयू बैंक, जो पीएसयू बैंक है अभी मेक और ब्रेक लेवल पर खड़ा है। अगर स्टॉक ने पीएसयू बैंक के इंडाइसिस की बात करें, अगर इसने यहाँ का ब्रेकआउट दे दिया तो आने वाले दिनों में 6,800 का ब्रेकआउट दिया है, दे देगा तो यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छा खासा मूव यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये लास्ट 3 दिनों में यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। तो इस पे नजर रखना, निफ्टी पीएसयू बैंक पे। और दूसरा सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर, यहाँ पे मेटल सेक्टर का हम चार्ट ओपन करते हैं। मेटल सेक्टर ने अच्छे खासा यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। और ये अगर ये सेक्टर यहाँ से निकला तो आप समझ लो कि मेटल के सभी स्टॉक में अच्छे खासी मोमेंटम मिल सकती है। वापस टाटा स्टील हो जाएगा, यहाँ पे नाल्को हो जाएगा, और दूसरा वेदांता हो जाएगा। वो सभी स्टॉकों में अच्छे खासा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट एज अ टेक्निकली बात करें तो नाल्को में अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर लो तो ये सेक्टर से ये नेशनल एल्यूमिनियम स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए।
क्योंकि वो उसने ऑलरेडी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी दे दिया है नेशनल एल्यूमिनियम ने। अभी आ जाते हैं भारत फोर्ज में। यस, भारत फोर्ज में पूछ रहा है इंट्राडे के प्लीज। देखो कॉल पुट की तो यहाँ पे नहीं पता हमें, बट इसका ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। अपने जो भी इंपोर्टेंट ईएमए लेवल है उसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बाय ऑन डिप वाला स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर इंट्राडे की बात करो तो इंट्राडे में कब मोमेंटम आएगा, 1265 के ऊपर। ये लेवल सिंपली मार्क करो, 1265 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल ने इसने क्लोजिंग दे दिया तो आपका कॉल है, तो आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस का लिया होगा 1265 का, या कोई भी एट द मनी हो गया, थोड़ा सा आउट द मनी हो गया, उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिखने को मिल जाएगा। तो भारत फोर्ज में मोमेंटम कब आएगा, 1265 के ऊपर। तब तक इसमें मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि जब भी ये स्टॉक डाउन में जाता है तो 1% के शॉर्ट टर्म मूव दिखाता है। अगर यहाँ से ये नेक्स्ट 2 से 3 कैंडल में स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया तो आपका 1-2% का जो डाउन साइड का मूव आएगा उसमें आपका प्रीमियम पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो विदाउट हेजिंग ऑप्शन बाय में मत जाना। आपका अगर व्यू आपका इंटेंट लॉन्ग साइड का है तो उसको हेज करके जाओ तो बेटर रहेगा आपके लिए। सुजलोन की बात करें यहाँ पे, तो सुजलोन भी वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। स्टॉक के यहाँ पे देखो बात करते हैं किसकी, स्टॉक के फंडामेंटल्स की, वो भी डे टू डे पे लाइफ पे यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पे सुजलोन का मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉफिट लॉस पे आ जाता है तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो मार्च क्वार्टर का जो सेल्स आया है वो अपने लास्ट कितने क्वार्टर 19, 20, 21, 22, 23, 24 मतलब मार्च 2024 में सबसे ज्यादा इसने सेल्स किया था। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ के ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 16% पे चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। स्टॉक में अपने फंडा मतलब ये टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे दिख रही है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं स्टॉक में, तो इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है तो इसको होल्ड करो। सुजलोन आने वाले दिनों में फिर से 75-80 रुपए तक जा सकता है। ये स्टॉक में मोमेंटम जब भी आएगा तब वन डायरेक्शन में आएगा, तो ये स्टॉक बाय ऑन डिप रहेगा जब तक ये अपने 56 के जो जोन के ऊपर रहेगा तब तक इसमें बाय ऑन डिप की अपनी सलाह रहेगी। आईआरएफसी की बात करें तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि टेक्निकली जो निफ्टी रेलवे का इंडेक्स है, मतलब निफ्टी रेलवे के सभी स्टॉकों की बात करें तो उसमें सब में जो फ्राइडे के दिन पे बाइंग आई, उसका मतलब है एफआईआईएस ने डीआईएस ने ह्यूज बाइंग किया है ये लेवल पे। तो सबसे ज्यादा जो बेहतरीन रिस्क रोड यहाँ पे दिख रहा है वो है कॉनकोर का। यहाँ पे देख सकते हो कि कॉनकोर में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कल के दिन पे बाइंग हुई है, तो ये स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट वापस कंटिन्यू रह सकते हैं और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा गिर चुका है स्टॉक। इसमें रिकवरी अच्छी खासी आ सकती है, 50% का फॉल यहाँ पे स्टॉक ने दिखा दिया है ऑलरेडी। तो कॉनकोर पे अपनी नजर बना के रखना, कॉनकोर में अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। आईआरएफसी भी एक बार देख लेते हैं। आईआरएफसी रिसेंटली अभी एफओ लिस्ट में आ चुका है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपको बेटर आपको रहेगा कि आईआरएफसी को थोड़ा अवॉइड कीजिए इस टाइम। आईआरएफसी में लॉन्ग और डाउन साइड का भी थोड़ा जब भी मूव आएगा वो ज्यादा देखने को मिल सकता है कंपेयर टू दूसरे रेलवे स्टॉक्स। तो आप बात आईआरएफसी को थोड़ा सा आईआरएफसी के कंपेयर में दूसरे अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं। आईआरसीटीसी को देख लो जो लेस वोलेटाइल है और इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट उसके कंपेयर में ज्यादा मिल चुका है, तो आईआरसीटीसी बेटर रहेगा कंपेयर टू आईआरएफसी आने वाले दिनों में। विप्रो देख लेते हैं, आईटी सेक्टर का भी मैं व्यू आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आईटी सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हो कि इसने अपने ईएमए को ब्रेक किया था 25 फरवरी को, उसके बाद कंटिन्यू अभी तक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो विप्रो में मोमेंटम कब आएगा, 257 के ऊपर। विप्रो बाय करना है तो 258 के ऊपर ही बाय करो, इसके पहले इसमें एंट्री मत लो क्योंकि अभी तक डाउन ट्रेंड इसमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये कौन सा स्टॉक किसी ने पूछा है, ऐसा करके कोई स्टॉक ही नहीं मिल रहा है। तो जीटीएल इंफ्रा देख लेते हैं जो पेनी स्टॉक है। जीटीएल इंफ्रा ये पंप एंड डंप वाला स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉक में कुछ भी
यहाँ पे यहाँ पे अर्निंग पर शेयर्स नहीं है, स्टॉक के सेल्स ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं, तो ये स्टॉक में कुछ भी टेक्निकल और फंडामेंटल है नहीं। अगर आपके पास क्वांटिटी है थोड़ी सी तो होल्ड कर सकते हो होप पे, क्योंकि टेक्निकली और फंडामेंटली ये स्टॉक में कुछ दिख नहीं रहा। एक बार फिर भी इसके रिजल्ट देख लेते हैं। देखो, उस कंपनी की मार्केट कैप है 2000 करोड़, पी होगा नहीं, नेगेटिव में आरओसी आरओई नेगेटिव में चल रहे हैं, एफआई एग्जिट ले रहे हैं, इसमें प्राइस टू सेल्स भी बहुत कम है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। तो ये स्टॉक आपको बहुत कुछ इसमें बाइंग का कुछ भी यहाँ पर ट्रिगर देखने को नहीं मिल रहा। अपने सेल्स में भी कोई भी ग्रोथ ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव में चल रहा है सेल्स, एक्सपेंस स्टॉक के बढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक में कुछ भी दिख नहीं रहा है इतना अच्छा, तो इसमें आप अपना हार्ड एंड मनी मत डालो डिटेल इंफ्रा में। स्टॉक स्टॉक पूरा पंप एंड डंप वाला दिख रहा है, कंटिन्यू ऊपर गया उसके बाद कंटिन्यू इसको डंप कर दिया। बीडीएल की बात करें तो बीडीएल अपने ऑल टाइम हाई का लेवल फ्राइडे के दिन पे मतलब अपनी अभी न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, बट ये लेवल पे बाई की हमारी नहीं रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो इसको आप राइड कर सकते हो, बट फ्रेश बाइंग यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं रहेगी बीडीएल में, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दिनों में कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। बीडीएल हो गया, मेजडॉक हो गया, बीईएल हो गया, एचएल हो गया। उसके बाद इटरनल की बात करते हैं। तो इटरनल में रिसेंटली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी लॉन्ग जो कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2000 जनवरी इसके मंथ से यहाँ तक स्टॉक ने एक क्या किया था, कंसोलिडेशन किया था या एक्यूमुलेशन आप बोल सकते हो, और फ्राइडे के दिन पे यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है। तो ये सेक्टर की क्या बात करो, ये इटरनल के स्टॉक में आने वाले दिनों में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो आपका 17 से 18% का म्यू यहाँ से देखने को मिल सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6%। तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में आप अगर ऐड करना हो तो ये लेवल पे बेटर रहेगा, बट स्टॉप लॉस के साथ करना है। इटरनल की बात कर रहे हैं तो उसके बाद QUAD ये रहा। ये स्टॉक में भी कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। टेक्निकली कुछ यहाँ पे हमारा व्यू नहीं रह सकता, क्योंकि ये पूरा डंप हो चुका है स्टॉक अपने हाई से, करीबन 9 रुपए से कम होकर 3 रुपए पे आ गया है। इसके लिए हमें इसका फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे। कंपनी की मार्केट कैप है 18 करोड़, मतलब ये बहुत माइक्रो कैप हो गया कंपनी। इसमें अगर मूव आएगा तो ये मतलब नॉन स्टॉप अपर सर्किट जा सकती है, नॉन स्टॉप लोअर सर्किट वाला स्टॉक है, तो इसमें रिस्की बहुत रहेगा। पहले ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका मार्केट कैप है 18 करोड़। कोई अगर 10 लाख का भी बाय करेगा तो स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। 10 लाख रुपए भी डालेगा तो स्टॉक की करीबन अपर सर्किट या लोअर सर्किट में चला जा सकता है। तो ये स्टॉक में थोड़ा सा आप अपना एनालिसिस करके ही डालना। यहाँ पे कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, बट इसके सामने एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। फंडामेंटली यहाँ पे ये दिख तो रहा है कि ये कंपनी अच्छे खासे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवरेज पे बैठी है। यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव है स्टॉक का। सेल्स बट नहीं आ रही, यहाँ पे जो मेन कंसर्न है सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रही। जो मार्च 2019 में 15 करोड़ कंपनी सेल कर रही थी, वो कम होकर 9 करोड़ पे चला गया। तो कंपनी में जो ईयर ऑन ईयर सेल है वो दिख नहीं रही, इसकी वजह से स्टॉक में इतनी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जब भी इसका सेल जो ये डिसेंडिंग से में असेंडिंग चला जाएगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड में अभी दिख रहा है हमें 15 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़, वो कम हो रहा है। तो इसके बाद हमें क्या देखना है, ये 2025 के रिजल्ट में ये 9 करोड़ से बढ़ के अगर 15 करोड़, 12 करोड़ के आसपास आ गया तो स्टॉक में वापस अच्छे खासे अप ट्रेंड की मोमेंटम आ जाएगी, क्योंकि फंडामेंटली कोई खराबी नहीं है, बट कंपनी सेल्स नहीं दिखा पा रही है। तो जब भी इसमें सेल्स वापस देखने को मिलेगी, ये स्टॉक वापस अप ट्रेंड में चला जाएगा। कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करीबन 2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बना रही है अपने ऑपरेशन से, बट कंपनी में सेल्स नहीं है। बट प्रमोटर भी ये इसने रिसेंटली प्रमोटर ने स्टॉक बेचा है। प्रमोटर देखें तो 72 करोड़ से वो कम होकर 67 करोड़ हो चुके पब्लिक के पास वो चले गए। तो ये स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टॉक पब्लिक के पास ज़्यादा हो चुका है 32%।
प्रमोटर ने करीबन अपना बड़ा स्टेक करीबन बेच दिया है, तो ये अपना इसीलिए यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हेवल्स की बात करें, देखो रिजल्ट हमें कैसे रीड करने हैं, रिजल्ट हमें रीड करने हैं कंपेयर टू देयर ओपोनेंट्स मींस पीयर्स। अगर हेवल्स की बात, अगर मैं दो यहाँ पे एक आपको चीज दिखा रहा हूँ, अगर हेवल्स, पॉलीकेब, आरआर केबल सभी ने रिजल्ट पोस्ट किए, बट उसके जो फ्यूचर गाइडलाइंस है उसमें बोला होगा कि हेवल्स ने ऐसा बोला, मुझे नहीं पता, बट आपको कंपेयर कैसे करना है। अगर हेवल्स बोल रहे हैं कि मैं आने वाले एक साल में इतना सेल्स ग्रो करूंगा, तो उसको मार्केट ने पहले ही यहाँ पे दे दिया है। रिजल्ट अच्छा है, अर्निंग पर से डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट, इसमें सेल्स भी बढ़ रही है, बट कंपेयर टू दूसरे कुछ भी दूसरा रीजन हो सकता है, इसकी वजह से इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम इसके रिजल्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे इसकी जो सेल्स टू मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन हम देख लेते हैं। देख लो ऑपरेटिंग मार्जिन में लास्ट कितने समय से गिरावट देखने को मिल रही है। 2021 में अपना हाई बनाया था इसने, 17% ऑपरेटिंग मार्जिन पे बैठ रही थी। उसके बाद अभी इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन इतना बढ़ रहा नहीं है, कम से कम लास्ट 2 साल से 3 साल से एक के लेवल पे ये स्टेगनेंट हो चुका है। इसके लिए स्टॉक में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही। प्लस यहाँ पे सेल्स में ये 2025 के क्वार्टर में बढ़ावट हुई है, उसके सामने स्टॉक के यहाँ पे देख सकते हो मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुका है। मटेरियल कॉस्ट जो 66% था वो बढ़ के 68% हो गया है, मतलब एक चीज में उसको डिसएडवांटेज मिला है, बट एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे कम हो चुकी है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। प्लस इसमें क्या है, अपने प्रमोटर की भी हेल्दी स्टेक है, इसमें एफआई ने एग्जिट लिया है, 1% से एफआई एग्जिट किया है, तो इसमें कुछ गिरा, इसको बेचने की कोई जरूरत नहीं है, इसके रिजल्ट भी अच्छे, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, हेवल्स में कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट भी अच्छे खासे पोस्ट किए, शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखो। ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, इसमें कुछ भी अगर ये कोई भी गिरावट मिले तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट किया है, अपने ऑल टाइम हाई पे ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा है, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। रेडिंगटन देख लेते हैं यहाँ पे। रेडिंगटन ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेक, मतलब रिसेंट हाई का ब्रेकआउट दे चुका है, अभी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। यस, रेडिंगटन में अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट जोन था, जो हमने हमारे ग्रुप में भी शेयर किया था। रेडिंगटन 255 से लेकर 280 तक का ऑलमोस्ट हमारा कितना परसेंट का रिटर्न बन चुका है, 10% का मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है कि और बाइंग आने वाले दिनों में दिख सकती है। अगर आपका पोर्टफोलियो में इसको होल्ड रखिए, इसको बेचने की जरूरत नहीं है, इसमें वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है, मतलब कोई बड़े लोग यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं अपनी, तो ये स्टॉक में बाय ऑन डिप की राय रहेगी हमारे रेडिंगटन में। कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो रिसेंट का जो इसका रिजल्ट आया वो मतलब बहुत अच्छा आया है। इसमें देख सकते हो कि कल्याण ज्वेलर्स में ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, जो रेड और कुछ कंपनी के फंडामेंटल को अफेक्ट किया था, इसकी वजह से स्टॉक ने 43% का करेक्शन दिखा है, बट ये अच्छे खासा मूव ऑलरेडी दे चुका था कल्याण ज्वेलर्स, तो ये लेवल पे आपको बाई करना होगा तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर आपको बाई करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करो, 10% का स्टॉप लॉस दो स्टॉक को, और यहाँ से अपने लॉन्ग साइड का व्यू यहाँ पे बना के रख सकते हो, बट ऑलरेडी इसमें सप्लाई लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको अपसाइड जाने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रहेगा, क्योंकि ये जहाँ पे यहाँ पे जिसने सेलिंग किया है वो लोग वापस ये लेवल पे अगर आएगा तो वहां से सेलिंग करेगा, और इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है कौन से लेवल पे, ये जो जोन है यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, मतलब स्टॉक फेस करेगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको ऊपर जाने के लिए स्टॉक स्ट्रगल करने का ज्यादा दिखेगा कि ये स्ट्रगलिंग करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी ये ऊपर जाएगा वहां से अच्छे खासी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रही है। डिफेंस सेक्टर का व्यू मैंने पहले ही बता दिया है, ऑलरेडी डिफेंस का ईटीएफ यहाँ पे देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया था, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी डिफेंस, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 7300 के लेवल पे, वहां पे आपको ईटीएफ बाय करने थे, अभी ये लेवल पे बाय मत करो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, वेट करो कि निफ्टी इंडेक्सेस जब 7500 तक आए
तब बाय करो फ्रेश बाइंग। आपका ETF पे बाय करना, अगर आपको स्टॉक नहीं बाय करने पर्टिकुलर तो आप ETF बाय कर सकते हो, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड, एमओ डिफेंस हो गया, कोई भी मतलब अच्छे खासे डिफेंस सेक्टर के ETF और म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। केबीसी ग्लोबल, केबीसी ग्लोबल भी पूरा पंप एंड डंप हो चुका है, इसको मत बाय करो। इसमें एफआई बाय करी तो देखना होगा कि कंपनी, ऐसा आपको नहीं देखना कि क्यों बाय कर रही, वो पता होना चाहिए। अगर एफआई बाय कर रही तो उसमें कुछ उसको दिख रहा है, बट वो एफआई कौन सी है, ऐसा ना हो कि प्रमोटर ही एफआई वाले को कुछ दे के बाय करवा रही है। तो आपको उसको कंपनी के फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। केबीसी ग्लोबल की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, 32 करोड़ से कम होकर 6 करोड़ पे 1 करोड़ पे आ गई। मतलब कंपनी कमा ही नहीं रही है, कंपनी 1 करोड़ का सेल कर रही थी, इसमें आप बाय करो मत करो। ये कंपनी नेट लॉस में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24%, 24 मतलब देख सकते हैं 24 करोड़ का तो लॉस किया है 2024 में। तो ये स्टॉक बाय मत करो, इसमें कुछ अच्छे नहीं दिख रहे, ये कंटिन्यू गिर सकती है कंपनी। प्रमोटर ने आप देख सक, एफआई भी बाइंग नहीं कर रही इसमें। किसी ने बोला था कि केबीसी ग्लोबल में एफआई बाय कर रही है, केबीसी ग्लोबल में एफआई ने भी बाइंग नहीं की है मार्च 2025 में। उल्टा यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर कंटिन्यू अपना स्टॉक सेल कर रही है, और यहाँ पे बाय कौन कर रही है, पब्लिक, रिटेल पब्लिक बाय कर रही है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 99% का स्टेक आ गया है, तो कंपनी ऑलमोस्ट इसका मतलब यहाँ से रिकवर करने में बहुत ज्यादा इसको दिक्कत दिखाएगी। ये मत बात, ये स्टॉको, ऐसे स्टॉको से बेहतरीन होगा कि आपको इसको दूरी बना के रखो, ये ऐसे स्टॉको के। अच्छा, इससे अच्छा आप अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बाय करो जो आपको पोर्टफोलियो को ग्रो करवा सकती है। टाटा की बात करें, टाटा ग्रुप ऑफ टाटा की बात कर लेते हैं आज हम। तो यहाँ पे टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टाटा टेक, TTML, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा केमिकल, टाटा इन्वेस्टमेंट। इसमें से बात करें तो अभी टाटा टेक ऑलमोस्ट इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने, जो इतने सालों से ये डाउन ट्रेंड में था। जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है उसके बाद पहली बार स्टॉक ने सभी ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक करीबन 1500-1400 रुपए से कम होके कंटिन्यू यहाँ पे 600 रुपए पे आ गया है। बट यहाँ पे रिसेंटली स्टॉक ने अपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, और ये लेवल पे हमने 700 के लेवल पे हमने बाइंग भी सजेस्ट किया था कई सारे लोगों को। तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में अभी ये लेवल पे बाय करना हो तो टाटा टेक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट रिस्क डिफाइन कर लेना कि मैं, मेरा व्यू क्या है, कितने सालों तक मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नहीं रहेगा। ये लॉन्ग टर्म का व्यू आपको बना के अगर टाटा टेक में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस में भी अच्छे खासे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल पे हमने बहुत सारे लोगों को बोला था कि ये स्टॉक को अपने लो पे बाय कर लो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि अच्छे स्टॉक ज्यादातर लो पे नहीं टिक पाते। कोई भी अच्छी कंपनी हो गई वो तुरंत इसकी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो करीबन ये जो नीचे से 30% का मूव रिलायंस इंडस्ट्री में हम देखने को मिला है। अभी बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड यहाँ पे करेक्शन मोड में आ चुका है। करीबन अपने जो डबल टॉप का क्लासिकल रजिस्टर है उसने ये फॉर्म किया है डबल टॉप का। तो इसमें आने वाले दिनों में थोड़ा सा करेक्शन वापस देखने को मिल सकता है। जब तक ये इसके ऊपर है, ये ईएमए के ऊपर, तो तब तक ये दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बट इसके नीचे क्लोजिंग थी $3150 है, डॉलर का प्राइस है। हम इसको वो इसमें देख लेते हैं फ्यूचर में। M6 की बात करें तो 92,000 का जो लेवल है, 90,000 का, इसके नीचे गया तो वापस 87,000 का व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में ये चीज संभाल के रहना, फ्रेश बाइंग मत करना। जब तक ये 98,000 के नीचे है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें वीकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, बट ये लेवल अच्छे खासे बाइंग जोन हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो।
तो पावर ग्रिड में ये लेवल पे बाइंग की मैं एडवाइस दूंगा। यहाँ से अच्छे खासा अपसाइड का मूव दिख रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5%। यहाँ पे आने वाले दिनों में 15% का मूव मिल सकता है, मतलब 1 GEM 3। तो ये 300 के लेवल पे ये पावर ग्रिड को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, अच्छे खासा लेवल पे। पर्सनली यहाँ पे देखें टेक्निकली भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये टेक्निकली एक अच्छा चार्ट दिखा रहा है। यहाँ पे फंडामेंट टेक्निकली भी ये हायर लो का फॉर्मेशन अभी बना रहा है। ये सिंपल जो स्टॉक का मूवमेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक कैसे चलता है ऊपर नीचे, तो सेम अभी यही कर रहा है। ये ऑलमोस्ट अभी बॉटम दिख रहा है, ये स्टॉप लॉस के साथ वापस अपना हाई बना सकता है, करीबन 320 तक आ सकता है। तो पावर ग्रिड को थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना तो ये लेवल पे कर सकते हो। निफ्टी जूनियर की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी जूनियर मीन्स निफ्टी नेक्स्ट 50 भी सेम स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स जैसे बिहेव कर रहा है, सेम उसके कंपेयर में सेम स्ट्रक्चर है। इसका भी फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। इसमें बाय ऑन डिप की राय रहेगी, इसमें भी अभी अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड के लिए हम देखने को मिल सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो चलो इसी के साथ अगर आपकी तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको ये जो लाइव सर्विसेज है, जैसे कि इंट्राडे कॉल्स हो गए, लॉन्ग टर्म इक्विटी आइडियाज हो गए, आपका कोई भी पर्सनल डाउट है, अगर आपको चाहिए तो हमारे इन्वेस्टमेंटर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराओ और आपको ये सभी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ का नंबर दे देता हूँ, वो नंबर पे आप कॉल करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ये नंबर पर आप अपना मैसेज डाल दो। आपको अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो ये सभी सर्विसेज हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एक बार हमारा डीमेट अकाउंट यहाँ पे आईएसएल का ओपन कराओ। हमारे आईएसएल का नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो चुका है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल रही है। जीटीटी हो गया, उसके बाद बास्केट ऑर्डर हो गया, आपको अलर्ट्स मिल रहे हैं, तो ये सभी टेक्निकल चार्ट्स भी मिल रहे हैं वहाँ पे, तो रिसर्च की सर्विस भी उसमें मिलेगी। तो ये सभी सर्विस आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे यहाँ पे डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवाओ और आपको डे टू डे वाइज आपको अच्छी खासी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलो इसी के साथ हमारे लाइव स्ट्रीम एंड कर रहे हैं। आईटी सेक्टर का लास्ट हम एक क्वेश्चन आया है, तो आईटी सेक्टर देख लेते हैं। निफ्टी आईटी में सेम हमारे रहेगा व्यू। अभी देखो निफ्टी आईटी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिखा है, वापस अपने हाई पे जा रहा है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, ये कौन सी ये में ये यहाँ पे EMA पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 50 डे EMA, यहाँ पे 50 डे और उसके बाद ये वाली 200 दिन की तो ऊपर ही है, बट ये जो 50 डे EMA है उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक में इमीडिएट नेक्स्ट वीक की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वापस से अपने डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो आपको सिंपली एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि आने वाले फ्राइडे तक ये निफ्टी आईटी का इंडाइसिस या तो ये इसके ऊपर रहना चाहिए 38,500 मतलब 38,600 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, या तो फिर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे ही होनी चाहिए आसपास ही। अगर इसने गलती से भी इसने रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया आने वाले वीक में तो ये स्टॉक सेल ऑन राइज वाली यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ये आने वाले दिनों में यहाँ पे वेट करना कि इसमें अगर नेगेटिव कैंडल बनी तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है फिलहाल के लिए वो डाउन हमें दिखा रहा है। ये जो पूरा सा करेक्शन था इसका थोड़ा सा डेड कैट बाउंस हुआ, अगर यहाँ पे अच्छे खासी नेक्स्ट वीक में बाइंग नहीं आई तो वापस से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है।
तो सिंपल हमारा व्यू रहेगा आईटी सेक्टर में ये। तो चलो इसी के साथ लाइव स्ट्रीम हमारे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग लाइव स्ट्रीम। और ऐसे ही हम लाइव स्ट्रीम हम करते रहेंगे फ्रीक्वेंट बेसिस पे। तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के वहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन कराओ, ये सभी सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी।